जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय हो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और करंट अफेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल एक इशू है वो है आपका G20। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि G20 के ऊपर हम अगला वीडियो लेके आपके सामने आएंगे, तो आज G20 पे हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखिए, G20 को समझने के लिए इसमें तीन हिस्से में हम समझेंगे G20 के बारे में। सबसे पहले एक वर्ल्ड मैप का ये थोड़ा सा रफ मैप है आपके सामने। तो वर्ल्ड मैप में हम ये समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि G20 के मेंबर हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, इतिहास की तरफ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ग्रुप कैसे बना, इस ग्रुप के क्या मायने हैं, ये ग्रुप किस तरीके का है। और तीसरा जो हम जानने की कोशिश करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से एग्ज़ाम में आने का 100% चांस है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन वो पूछ लें आपसे, किस तरीके से क्या पूछ सकते हैं भारत को लेके, वो G20 हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो कुल 3 हिस्सों में हमें G20 को समझना है। देखिए, G20 क्या है। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे संगठन है देशों का, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंटल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो समूह है, ये 19 देश हैं इसमें। और एक अपने आप में जो समूह है, जो यूरोपियन यूनियन है, उसका ये यहाँ पर एक मेंबर है। तो कुल मिला के 20 जो इसके मेंबर हैं, उसमें 19 तो देश हैं, और एक जो खुद भी देशों का समूह है, आपका क्या है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, वो 20वां मेंबर है इस G20 का। तो ये 20 मेंबर हो गए इसमें। अब ये एक बार मैप से हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है आपका यूएस और कनाडा और मेक्सिको, ये 3 हो गए इसके मेंबर। उसके बाद आपके हो गए ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कवर हो गया। यहाँ यूरोप से 4 जो सबसे अधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं, वो आपके क्या कौन कौन से हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस और इटली। ये चारों उस हिस्से में हैं, ये चारों मेंबर हैं आपके G20 के। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक दिखेगा टर्की। टर्की का कुछ हिस्सा आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम हिस्सा इसका आपको एशिया में देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, टर्की के जो यूरोप वाला हिस्सा है और जो एशिया वाला हिस्सा है, उसके बीच से एक स्ट्रेट पास करता है। तो आप अगर ज्योग्राफी को लेके इसमें अगर आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकें कि कौन सा स्ट्रेट है जो इस यूरोप के हिस्से वाले टर्की और ये एशिया वाले टर्की के बीच में बहता है, क्योंकि वही बाद में जाके आपका मेडिटेरेनियन सी इस तरफ नीचे, यूरोप के नीचे, और इधर आप आगे बढ़ेंगे रशिया की तरफ, तो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका भी रिवीजन होगा और मैं कमेंट सेक्शन पिन कर दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे टर्की के बाद एक और जो एशियाई देश इसमें शामिल है, वो है आपका सऊदी अरेबिया। पूरे अफ्रीका पे ध्यान दीजिए, तो पूरे अफ्रीका पे आपको दिखेगा कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा अफ्रीका का देश है जो कि G20 में शामिल है। तो कभी आपको इस तरह की लाइन भी देखने को मिल जाए कि G20 के सदस्यों की जो लिस्ट है, उसमें साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका एकमात्र अफ्रीका का देश है जो कि G20 के मेंबर्स में शामिल है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो अपना प्यारा भारत तो है ही इसमें मेंबर। चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, और यहाँ पर एक देश और रह गया, इंडोनेशिया। देखिए, मलेशिया आपको लगेगा कि हो सकता है ऑप्शन में कभी कभी 4 आपके सामने देशों के नाम दे दे और बोले कि कौन से देश ऐसे हैं या जो G20 के मेंबर हैं, या कौन सा ऐसा देश है इन चारों में जो G20 का मेंबर नहीं है। तो जब इस तरीके की प्रश्न बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें मलेशिया भी अगर आपको दे दिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मान लीजिए इंडिया ऑप्शन नहीं दिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 4 ऑप्शन दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि कौन सा ऐसा देश है जो कि G20 के लिस्ट में शामिल नहीं है, G20 का मेंबर नहीं है। तो कौन सा G20 का मेंबर नहीं होगा? मलेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया है लेकिन मलेशिया नहीं है। तो इसीलिए एक बार आप अगर मैप से चीज़ों को देख लेंगे, कौन कौन से मेंबर हैं, तो सदस्यों की जो लिस्ट है वो आपको याद हो जाएगी। तो ये आपके कुल वो 19 देश। और एक ये जो रेड मैंने आप बनाया हुआ है, ये यूके से बगल में है, क्योंकि इंग्लैंड तो अब यूके बाहर आ चुका है आपके यूरोपियन यूनियन से, यूरोपीय संघ से। तो ये जो आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा, ये 20, ये आपका एक तरफ मेंबर हो गया, और बाकी 19 देश जो यहाँ पे सामने आपको दिख रहे हैं वो एक मेंबर हो गए। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन क्या है। जैसे नाटो हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद, कि वो एक मिलिट्री, एक सैन्य संगठन बनाया गया था देशों के साथ मिलकर, वो आपका नाटो था। तो उसी तरीके से ये जो G20 है, इसको आप मान लीजिए आर्थिक संगठन, ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
मतलब कई देशों के जो सरकारें हैं, जो देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आपका आर्थिक मंच है, ये इकोनॉमिक फोरम है, जहाँ पर शुरुआत तो की गई थी कि हमें जो बड़े आर्थिक मुद्दे होते हैं कि किसी देश में, मान लीजिए उनके बैंकों की क्या स्थिति है, रुपए की क्या स्थिति है, करेंसी की जो प्रॉब्लम चल रही है, क्या महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उस देश की सिस्टम चरमराने वाली है। बड़े स्तर के मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, जो बड़े मुद्दे थे, आर्थिक मुद्दे थे, उन पे चर्चा होती थी। बाद में क्या किया गया कि इसमें और भी चीज़ों को शामिल किया गया। अब जैसे हम सतत विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, और हम मान लीजिए लोन देके किसी देश को विकास करने की बात करते हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। तो अब काफ़ी मुद्दे इसमें शामिल हैं। तो अब यहाँ पर एक डिटेल लिस्ट पे चर्चा होती है। अब G20 की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, ये आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है, ईयर का लिख के फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो G20 का जो स्थापना था वो आपका 1999 में हुआ। 1999 में कैसे हुआ, इसके बैकग्राउंड में क्या था कि एशिया में एक वित्तीय संकट हुआ था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जिसे हम बोलते हैं, वो 1997 में हुआ था। अब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी अपने आप में आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशियाओं के जो देश थे, उनमें आपस में एक, मतलब ब्रीफ में आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपस में कंपटीशन हुआ अपने अपने यहाँ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो हुआ क्या कि मान लीजिए निर्यात को आपको बढ़ावा देना है, तो आप अपने जो मुद्रा है, जो आपकी आपके रुपए हैं, आपका जो पैसा है, उसकी कीमत आप घटाते चले जाते हैं। $1 में मान लीजिए 50 रुपये, मान लीजिए कोई खिलौना है, आप उसका निर्यात करते हैं और $1 आपको पैसा रुपया मिलता है, $1 मिल जाता है उसके बदला। अब $1 जब अपने भारत में आप लेके आते हैं तो आपको मिलते हैं 50 रुपये। अब मान लीजिए कल को कुछ साल बाद ये कीमत हो गई $1 बराबर 80 रुपये। अब आपने खिलौना बेचा तो अब आपके हाथ में 80 रुपये है, यानी कि आपको 30 रुपये का मुनाफा हो गया। तो अब तो चीज़ें मान लीजिए कि मार्केट रेट के हिसाब से चलती हैं कि जितनी जिस तरफ डिमांड है उसके हिसाब से रुपए और डॉलर के आपस में कंपटीशन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर सरकार ही तय कर रही है हर बार कि नहीं, $1 के बराबर आज 50 रुपये होगा, $1 के बराबर आज 60 रुपये होगा। मान लीजिए अपने गेहूं किसान जो है, मतलब किसान गेहूं बेचने जा रहे हैं, तो अब सरकार ने तय कर लिया कि किसानों को फ़ायदा पहुंचाना है, चलो $1 बराबर 60 रुपये कर देते हैं। मान लीजिए अभी तो 80 चल रहा है, तो $1 बराबर 90 कर देते हैं ताकि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए। फिर 2 महीने बाद बोलते कि अच्छा चलो निर्यात बंद हो गया खेती का, तो ठीक है, अब हम $1 बराबर दोबारा से 80 कर देते हैं, क्योंकि हम तेल भी जो मंगवा रहे हैं तो हमें उस पर ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये जब सरकारें तय करती हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता है। डिप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, ये शब्द आपको इकोनॉमी में बाद में कभी डिटेल में देखने को मिल जाएगा, ये आप आमतौर पे देखते रहते हैं। तो इसी तरीके से जो दक्षिण पूर्वी, ये जो साउथ ईस्ट एशिया और जो दक्षिण एशियाई देश थे, तो इनके आपस में कंपटीशन लग गया 1990 के दशक में कि हमें ज़्यादा निर्यात देना है। या मान लीजिए निर्यात के अलावा कोई देश, आप बाहर से बड़े बड़े मजबूत देशों के अर्थव्यवस्था से पैसा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूएस, यूके, बड़े बड़े अमीर देश आपके देश में आके निवेश करें। तो किसी देश में उनको $1 देने पे 70 रुपये मिला, किसी देश में $1 खर्चा करने पे 100 रुपये मिला, तो वो उस देश को जाहिर सी बात है प्राथमिकता देंगे जहाँ पे वो पैसा खर्च करने के बाद ज़्यादा उनको पैसा मिल रहा है, ताकि उनकी इंडस्ट्री और ज़्यादा आराम से लग पाए। कम पैसे में ज़्यादा इंडस्ट्री लग जाएगा, फिर वो वहाँ से चीज़ें बना के निर्यात करेंगे। तो इसी की होड़ में बहुत सारी दिक्कतें आई, आप कभी आराम से इसको देखिएगा। तो यही एशियाई वित्तीय संकट का कारण बना 1997 में। और जब 1997 में ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो पहली बार जो अर्थशास्त्री थे, खास तौर पे आपके सेंट्रल बैंक, जैसे कि अपने देश में आरबीआई है सेंट्रल बैंक, तो हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक है। तो उन लोगों के गवर्नरों की मीटिंग हुई और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टरों की मीटिंग हुई। तो मतलब जो आपके इकोनॉमी से जुड़े हुए मंत्री हैं और जो आपके गवर्नर हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, इनकी आपस में एक मीटिंग होती है। यहाँ से G20 एक तरीके से आगे बढ़ना शुरू होता है। और हमें पता है कि 2007 के आसपास, 2007-8 जो आपका समय था, उस समय क्या हुआ, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया, वित्तीय संकट आया, जिसकी शुरुआत यूएस से हुई थी। इसका भी एक ब्रीफ समझ जाइए कि बैंकों ने पहले पैसा देना शुरू किया, लोन देना शुरू किया घर बनाने के लिए, रियल इस्टेट सेक्टर में। और लोग जब लोन ले लेके घर बनाना शुरू किए तो डिमांड इतनी बढ़ गई, और कुछ डिमांड एक क्रिएट भी किया गया कि अच्छा इतने लोग घर खरीदना चाह रहे हैं तो चलो उसका दाम बढ़ा दो। जब उसका दाम बढ़ाने की कोशिश की गई तो लोन को और महंगा कर दिया, तो जो ऑलरेडी लोन ले रखे थे उनको चुकाने में दिक्कत हो रही थी।
तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जब बैंकों ने पैसा बांट दिया और उनको वापस आने नहीं लगा पैसा, क्योंकि पता था कि डिमांड तो इतनी थी नहीं, जितना हमने लोन बांट दिया सारे लोग उस समय लोन दे नहीं पा रहे थे वापस। तो उसकी वजह से भी बहुत संकट एक बना यूएस में। अब उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो संकट शुरू हुआ, बैंक दिवालिया होना शुरू हुए। अब चूंकि आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो उसकी वजह से हर देशों में, बहुत सारे बड़े बड़े देशों में बैंक जो हैं आपके दिवालिया होना शुरू हो गए। तो वहाँ पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट देखने को मिला 2007-8 में। तो इस बार अब लोगों को ये लगा, अब देशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे उन्हें ये लगा कि आज से 20 साल पहले 1997 में एशिया में जब वित्तीय संकट आया, तो पिछले 20 साल से हमारे सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं और जो हमारे मंत्री हैं, इकोनॉमिक मिनिस्टर से फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, इनकी मीटिंग हो रही है, उसके बावजूद भी हम इतने बड़े स्तर पे वित्तीय संकट को रोक नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि अब हमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्तर पे मिलना पड़ेगा। जो भी किसी भी देश के जो प्रमुख हैं, कहीं मान लीजिए प्रधानमंत्री के हाथ में ताकत होती है जैसे भारत है, कई देशों में राष्ट्रपति के हाथ में ताकत होती है, तो उन लोगों की आपस में मीटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी देश का हेड ही आपस में मीटिंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि संकट को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों से कोई भी बात छुपी नहीं होती है और हाईएस्ट लेवल पे जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो वही हैं। तो 2008 से अब क्या होने लगा, 2008 से कि हर देशों के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार के प्रमुख हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अब इनकी मीटिंग होने लगी आपस में 2008 से। तो यहाँ से G20 को असली मायना दिया गया। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं अपने भारत के बारे में। G20 की काफ़ी मीटिंग्स हुई, सारे मीटिंग्स को आपको ध्यान नहीं देना है, 4 मीटिंग मैंने फिर भी आपके लिए उठाया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। अब भारत में समझने से पहले आप ये देखिए कि अभी तक इस साल तक 2023 तक 18 G20 की मीटिंग हो चुकी है। 18 G20 की मीटिंग हो चुकी है, तो पिछले साल जो 2022 था उसमें 17वां G20 मीटिंग हुआ। ये किस देश में हुआ था, तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में होने के बाद अब अभी हम G20 सम्मेलन के बारे में पढ़ रहे हैं। 18वां कहाँ हुआ, अपने देश में हुआ। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कुल इसी लाइन पे कि कौन सा G20 समिट था ये, तो 18वां G20 समिट था 2023 में। सिर्फ इसी को रेफरेंस, इसी को आपको पकड़ना है, इसी को समझना है। उसके बाद आप जब पीछे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि नंबर भी कम होगा और ईयर भी कम होगा। तो 18वां G20 समिट भारत में हुआ 2023 में, सिर्फ इतना याद रखना है। 17वां G20 समिट कहाँ हुआ, 2022 में। कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में। अब 16वां G20 समिट हुआ था 2021 में, इटली में। वो इस तरीके से था कि इटली, आई से इटली, आई से इंडोनेशिया, आई से इंडिया, इंडिया के बाद ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद फिर आना था साउथ अफ्रीका। 2021 17वां G20 समिट इटली, 16वां G20 समिट इटली 2021, 17वां G20 समिट इंडोनेशिया, 18वां G20 समिट 2023 भारत, 19वां G20 समिट ब्राज़ील ये आप देख सकते हैं, और 20वां G20 समिट साउथ अफ्रीका 2024 में। तो ये 19वां G20 समिट होगा कहाँ पे, ब्राज़ील में, और 20वां G20 समिट होगा 2025 में दक्षिण अफ्रीका में। तो भारत को अगर आपने रेफरेंस मान के याद कर लिया, भारत को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप सारे G20 समिट्स का एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। अब G20 आप पढ़ते समय देखते होंगे एक शब्द आपको मिलता होगा, ट्रॉयका। ये ट्रॉयका क्या चीज़ होती है? देखिए, ट्रॉयका बहुत आसान है। जैसे हमें 3 समझना है ट्रॉयका से, तो 3 में क्या होगा कि एक तो अभी जो साल चल रहा है, ये साल जो भी देश G20 समिट करा रहा है वो इसमें जुड़ेगा, एक उसके जस्ट पहले वाला जुड़ेगा, और एक उसके बाद जिस देश को कराना है वो देश जुड़ेगा। ये 3 मेंबरों का समूह ले लीजिए, ट्रॉयका कहलाता है। तो ट्रॉयका कौन से देश हो गए? 18th G20 समिट, 18वां G20 समिट इस साल 2023 में भारत में हो रहा है। तो एक G20 समिट हम पिछले साल जाते हैं, तो 17वां G20 समिट 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, और जो 19वां G20 समिट है वो आपका ब्राज़ील में होगा 2024 में। इन तीनों देशों का समूह आपका ट्रॉयका कहलाएगा। क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे कि कौन सा देश ट्रॉयका में शामिल नहीं है, उसमें साउथ अफ्रीका दे सकता है, उसमें इटली दे सकता है, क्योंकि एक वो देश है जहाँ पे G20 समिट हो चुका है, और एक वो देश है जहाँ पे G20 समिट होगा, और दोनों ही एक साल, 2 साल पहले और 2 साल बाद के देश हैं। तो ये ऑप्शन पूछ सकता है, और ये 3 देश आपके सामने दे देंगे वो, और इन 3 देश को दे देंगे। इन 2 में से ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका और इटली में से कोई एक देश दे देंगे, और बोलेंगे कौन सा ट्रॉयका नहीं बनाता है G20 का, आपको उसमें से सही ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। तो ये आप ये कर सकते हैं, अब आपके लिए कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो ये हो गया कि G20 के सम्मेलन कौन कौन से नंबर के कहाँ कहाँ पे हुए थे, ये हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हम भारत की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ और समझनी है। पहली बात, थीम क्या था? देखिए, हमारा जो थीम था वो था वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, एक धरती है, ठीक है, वन फैमिली और वन फ्यूचर। एक धरती, एक ही धरती है, ठीक है, एक पूरा परिवार मान लिया धरती पे सारे लोगों को, रहने वालों को, और एक ही भविष्य है सबका। मतलब हम सब जुड़े हुए हैं आपस में। ये नहीं कह सकते कि उस देश का भविष्य अलग है, इस देश का भविष्य अलग है। आप आज क्लाइमेट चेंज में भी देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की मार सारे देश झेल रहे हैं। तो ये काफ़ी दूरगामी सोच है ये। तो ये आपका वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, ये हमारा क्या था? एक थीम था। तो थीम पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो भी आप सही कर लेंगे। थीम के बाद आप देखिए, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ये जो हमारा थीम था ये किस ग्रंथ से लिया गया था, तो ये महाउपनिषद से लिया गया था। ठीक है, ये महाउपनिषद से लिया गया था। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाएगा। अब आप एक चीज़ और आपको देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने 18वीं G20 समिट की अध्यक्षता किस दिन से शुरुआत की थी? किस दिन में, कौन से दिन पे भारत ने 18वीं G20 समिट की अध्यक्षता ली थी? तो ये कौन से दिन में ली थी? ये आपका डेट याद रखना है, दिनांक याद रखना है। ये डेट है हमारा 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और उसके बाद फिर आपका ब्राज़ील को ये G20 अध्यक्षता करना है 19वां G20 समिट के नाम पे, जो कि 2024 में होगी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट था, तो 3 क्वेश्चन आपके यहीं बन गए। अब हम भारत के मैप को समझते हैं। हमारे भारत के मैप में आपको 4 पॉइंट हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और याद रखना है। देखिए, हुआ क्या कि दिसंबर में 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 की अध्यक्षता ले ली। उसके बाद सबसे पहले आप देखेंगे ना, तो किस तरह की मीटिंग हुई है? तो पहली शेरपा मीटिंग हुई है। पहली शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुई है? ये हुई है आपकी उदयपुर में। तो अगर आपकी ये लिस्ट दे दे कि कौन सी मीटिंग हुई और आपके सामने दे दे कि कहाँ पे हुई, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपके सामने 4 G20, 5 G20 की मीटिंग दे दे और बोले कि इनको अरेंज करिए सबसे पहले से बाद में। सबसे पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, उस क्रम में आपको इसमें बढ़ाना है। तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक जो सबसे पहली मीटिंग है ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो उदयपुर में आपकी किसकी मीटिंग हुई? पहली शेरपा मीटिंग हुई। अब ये जो आप पहली शेरपा देख रहे हैं, ये शेरपा का मतलब हम समझ लेते हैं। शेरपा का मतलब कुछ भी नहीं है। शेरपा पहले ये समझ लीजिए कि कौन बने थे। तो पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। उनका नाम क्या था? ये थे हमारे नीति आयोग के जो थे चेयरमैन थे, नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन थे। तो ये नीति आयोग जो थे, इसमें क्या कौन शामिल थे? इसमें इनका नाम आपको बताना है कि इसमें कौन शामिल थे। चलिए, नाम तो ऐसे बता दूंगा, लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा कि अमिताभ कांत थे, रवि अग्निहोत्री थे, अरुण मल्होत्रा थे, कौन थे? एक बार आप नाम देखिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये भी देखिएगा कि ये नीति आयोग के अध्यक्ष थे कि नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन थे, उपाध्यक्ष थे। और दोनों में फ़र्क है कि अगर ये उपाध्यक्ष है तो चेयरमैन क्या प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर नीति आयोग प्लानिंग कमीशन जैसा नहीं है, यहाँ पे चेयरमैन डिसाइड होते हैं। इसको आप देखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ फंस सकता है। ठीक है, शेरपा के बारे में पूछ सकते हैं कि अमिताभ कांत थे, मान लीजिए नाम दे दिया गया, और दूसरी लाइन में वो लिख दें कि अमिताभ कांत जो हैं वो उपाध्यक्ष थे या अध्यक्ष थे, तो फंसने वाला हो सकता है ये पॉइंट। तो एक बार आप जरूर देखिएगा कि नीति आयोग में क्या रह चुके हैं। अब उदयपुर में पहली शेरपा मीटिंग हुई। तो शेरपा का मतलब क्या था? शेरपा का मतलब था कि हमने इस पूरे G20 मीटिंग को सफलतापूर्वक साल भर कंडक्ट कराने के लिए, इसको अच्छे तरीके से इस समारोह का आयोजन कराने के लिए हमने किसी प्रतिनिधि का नियुक्ति किया है। उनकी क्या जिम्मेदारी होगी? जितने भी मीटिंग हो रहे हैं उसमें क्या एजेंडा है, किस तरीके से उस मीटिंग को आगे बढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक उठाने हैं किस मीटिंग में। एक हमने इसकी जिम्मेदारी जिस इंसान को दी, जिस प्रतिनिधि को दी G20 कराने के लिए, उसे हम शेरपा बोलते हैं। तो उदयपुर में पहली शेरपा मीटिंग होती है दिसंबर में ही। जैसे ही ये 1 दिसंबर को भारत अध्यक्षता संभालता है, उसके कुछ ही दिन बाद ये मीटिंग होती है। दूसरा, नई दिल्ली में इंपॉर्टेंट है, ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी। उसके बाद तीसरा, वाराणसी में इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी कृषि वैज्ञानिकों की। अब कृषि वैज्ञानिकों की जो मीटिंग थी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स की, ये हो सकता है कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ना हो, लेकिन चूंकि ये यूपी में हुआ है, वाराणसी में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नई दिल्ली, नई दिल्ली में फिर से एक मीटिंग होती है। अब ये कौन सी है? ये है जो मेन G20 समिट के लीडर्स हैं, प्रमुख हैं, उनकी मीटिंग हुई है।
और ये जो मीटिंग हुई है, इसका डेट आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पीईटी का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, या कभी कभी मान लीजिए आरओ में भी फैक्चुअल बनाने की वो कोशिश करते हैं, तो आपसे बोलते हैं कि ये मीटिंग हुई थी 1 से 2 सितंबर, 9 से 10 सितंबर, 15 से 16 सितंबर, या मान लीजिए 20 से 21 सितंबर, ऐसे करके कोई ऑप्शन दे सकते हैं वो। तो आप बस एक ध्यान रखिएगा कि 9 10 सितंबर को ये मीटिंग हुई थी। एक दो बार देख लेंगे तो ध्यान रहेगा, ताकि ऑप्शन देखने पे आपको याद आ जाए। तो ये कहाँ का मीटिंग हुई थी भारत में, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका कि कौन कौन से थीम थे, किस डेट को, किस दिनांक को भारत ने अध्यक्षता संभाली थी। और ये जो थीम है ये कहाँ से आया, ये हमने बैकग्राउंड देख लिया, और ये आपके सामने मेंबर्स हैं। तो ये G20 के ऊपर जो काम की चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें अगला टॉपिक हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो उष्णकटिबंधीय जो ग्रास लैंड है, उस एरिया को हम देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। और इस पे जो भी क्वेश्चन है G20 पे कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आप परेशान मत होइए। ये इमेजेस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फ्री में सारे इमेजेस डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस पे जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो क्वेश्चन करंट अफेयर के किसी भी टेस्ट में आराम से इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो ठीक है, आज हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में। अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।